हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो चैप्टर आर एनवायरमेंट पढ़ रहे थे, आर एनवायरमेंट में हम लोगों ने देखो हर चैप्टर में हम लोग कंटेंट वाइज चीजें पढ़ते हैं। आर एनवायरमेंट में हमने जो कंटेंट्स लिए थे उसमें लास्ट कंटेंट हम लोगों ने कहाँ खत्म किया था, देखो फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ लिया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वी हैव कंप्लीटेड। फिर हमारे पास सिर्फ दो कंटेंट बाकी रह जाते हैं, वो है आपके इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स, और इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम का ही सब पार्ट मान लो ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो मैंने आपको एक ही डेफिनेशन लिखाई थी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, तो हम लोग देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। पहली लाइन लिखूं, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड within the environment। और अगर ब्रैकेट में बात करें तो विद इन द इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या होता है, विद इन द इन्वायरमेंट मतलब विद इन द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में देखो, इकोसिस्टम किसका बना हुआ रहता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का मतलब होता है उसके दोनों कंपोनेंट्स को आप क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। एक लाइन और लिख सकते हैं, डिस्टर्बिंग the ecosystem means disturbing its मतलब इकोसिस्टम के खुद के कंपोनेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बात क्लियर हुई। अब देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, इकोसिस्टम के लिविंग वाले कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब इकोसिस्टम के लिविंग वाले कंपोनेंट्स जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटीज और लाइफ प्रोसेसेस चलाते हैं, जिससे कि वो हमेशा क्या रहे, लिविंग कंडीशन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिविंग चीज कभी ना कभी डेड भी होती है, हमें पता है हम जिंदा हैं तो कभी ना कभी मरेंगे भी। लिविंग कंपोनेंट्स मतलब इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सारी कैटेगरी लिख लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो बहुत सारे नॉन लिविंग होते हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेन हो गई, लेकिन इन सबको हम क्या करते हैं, तीन मेजर कैटेगरीज में हमेशा डिवाइड करके चलते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है।
इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट को डिस्टर्ब करना और एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्टर्ब करना। अगर ये दोनों कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन योर इन्वायरमेंट एज वेल एज इन इकोसिस्टम। एज लिख सकती हूं मैं, यहां पे लिखेंगे डिस्टर्बिंग these components will disturb the environment and hence the ecosystem and hence the ecosystem। ठीक है, अब देखो क्या मैं एक्टिविटीज कर रही हूं, क्यों, किन्हीं वजह से मेरी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, व्हाट कॉजेज द इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। किन किन फैक्टर्स की वजह से, किन किन चीजों की वजह से आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या लिख सकती हूं, व्हाट कॉजेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, देखो अगर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से ही हो रही हैं, लेकिन आप किसको रीजन मानोगे? आप बोलोगे मैम एयर तो क्या पॉल्यूशन करेगी, खुद से थोड़ी एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, या वाटर थोड़ी अपने आप को कंटेमिनेट कर रही है, या सॉइल थोड़ी अपने आप को इरोड कर रही है, या बोल रही है कि मेरे अंदर पेस्टिसाइड आओ मैं बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन करूंगी। ऐसा नहीं होता। जनरली बायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें भी वी द ह्यूमन बीइंग्स द पावरफुल क्रिएचर हु इज हैविंग ब्रेन, हम क्या करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को देखा जाए तो डैमेज कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेस को इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, बिल्कुल मैनेज तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं कि रिसोर्सेस दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। खत्म होने के साथ साथ वो कंटेमिनेट भी हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। उससे क्या लॉस हो रहा है कि अगर आपके रिसोर्सेस खराब हो गए या कंटेमिनेट हो गए तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो इन फ्यूचर एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक कंज्यूमर हूं या मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं प्लांट्स खा सकती हूं जिंदा रहने के लिए, ओके, आई कैन फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, आई कैन फीड ऑन अदर कंज्यूमर्स ऑल्सो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन भी हूं और नॉन वेजिटेरियन भी हूं, तो मैं माना कि मुझे फूड तो मिल जाएगा। लेकिन मान लो चलो बायोटिक कंपोनेंट्स तो अच्छे खासे अमाउंट में, और आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपके फूड में कोई कमी नहीं हो, लेकिन इसके साथ मान लो आपकी एयर को आप खराब कर रहे हो या वाटर को खराब करो, क्या आप सिर्फ खाने से जिंदा रह सकते हो? आप कल्पना कर सकते हो कि आप सिर्फ खाना खाते रहो, पानी मत पियो? आपकी बॉडी 98% पानी से बनी हुई है, आपके ब्लड को पानी चाहिए, आपकी जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है, डाइजेशन में बड़ा जो फूड मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, उन एंजाइम्स को वाटर चाहिए, दैट्स व्हाई द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी जो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जब मैं न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ाऊंगी तो वो पॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, तो आप नहीं कल्पना कर सकते कि सिर्फ मैं बायोटिक कंपोनेंट हूं तो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड रहकर मैं अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकती हूं। आई नीड बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब एट अ टाइम I am interacting with the other biotic components as well as with the abiotic components also। अब कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में आ रहा है? ओवरऑल एक ही नाम लूंगी, आप ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब होता है कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो मैं एक ही टर्म बोलूंगी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, उससे आप वो समझोगे। ठीक है, देखो किन किन वजह से
मेरे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स मर रहे हैं, उनमें डिस्टरबेंस हो रहा है, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। देखो पहला पॉइंट आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। पहला पॉइंट क्या आता है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। दूसरा आता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। अभी आप लोग क्या करिए, पॉइंट लिखते चलिए, इसके एक एक को मैं एक्सप्लेनेशन करके पूरा लिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तीसरा आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्योंकि ये मैं आपको एज अ टॉपिक ही पढ़ाऊंगी अभी। ठीक है, पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी, अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन चीजों की वजह से आपके इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और दिन ब दिन अगर इन्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो आपके लिए रहना, आपके लिए सर्वाइवल बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एयर को खत्म कर दिया या एयर को पॉल्यूट कर दिया, तो अगर एयर प्रेजेंट भी है पर वो पॉल्यूट हो गई, ठीक है, उसके अंदर का जो गैसियस कंपोनेंट्स हैं अगर वो इम्बैलेंस होकर वो गैसेस उसमें इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आप सांस ही नहीं ले पाओ। मान लो ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया, आप कैसे जिंदा रहोगे? क्या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा रहोगे? नहीं। ठीक है, अगर दिन ब दिन ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो आपका जो प्लेनेट अर्थ है वो बिल्कुल मून और अदर प्लेनेट की तरह हो जाएगा। एयर खत्म हो जाएगी, एयर पॉल्यूट हो जाएगी, तो एयर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो रेनफॉल करवा पाए या फिर क्लाइमेट को कंट्रोल करवा पाए। तो मून की तरह दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि आप जल जाओगे, या इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी रात में कि आप बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अर्थ को एक ऐसा लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट कहा गया है, एक ऐसा लाइफ सपोर्टिंग स्पॉट कहा गया है जहां पर हर तरीके के कंपोनेंट सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो। हर एबायोटिक कंपोनेंट में अर्थ में इतना शानदार बैलेंस लेवल बना हुआ है कि आपको वो हर चीज मिलेगी जो कि आपके गुड और एक हेल्दी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये थोड़ी कि मुझे जिंदा रहना है पर मैं रोज बीमार पड़ूं, मेरे को थोड़ा सा क्लीन इन्वायरमेंट भी तो चाहिए, डर्टी फ्री इन्वायरमेंट, कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन से मेरी बॉडी में घुस के मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं वो कम हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करती हूँ, इन पॉइंट्स को आपको समझा देती हूँ, फिर धीरे धीरे अपन इसको लिखते चलेंगे। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट मतलब कूड़ा करकट, वेस्ट मतलब बेकार का पार्टिकल, अनवांटेड मैटर जो कि आप चाहते हो कि निकल जाए क्योंकि वो मेरे अब काम का नहीं रहा। तो डिस्पोजल मतलब फेंक देना। आप लोग क्या करते हो, आपके किचन का वेस्ट मैटर ले लो, ठीक है, आपका ये रॉटन वेजिटेबल्स है, रॉटन फ्रूट्स हैं, कोई प्लास्टिक बैग आप यूज कर रहे हो, काम नहीं आया, फेंक दिया। ठीक है, अनवांटेड छोटे मोटे कपड़े यूज करते हो साफ सफाई के लिए, समझ में नहीं आया, फेंक दिया। ठीक है, मतलब डेली रेगुलर आप बहुत सारा वेस्ट अपने घर से ही निकाल लेते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये तो हुआ हाउस होल्ड वेस्ट, आपका किचन वेस्ट जो कि आप रेगुलर एक्टिविटीज से निकालते हो। रेगुलर एक्टिविटीज से निकालने के बाद क्या होता है, मान लो कि आसपास कोई फैक्ट्री है, मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मान लो सीमेंट फैक्ट्री है, आप सीमेंट को या वॉटेवर जिस भी मैटर से आप सीमेंट बनाते हो उसका कुछ वेस्ट मैटर निकल रहा है, वो आपने बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये जो वेस्ट मैटर है, अब देखो
कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट मैटर होंगे कि आपने कॉटन यूज करी, आपने कॉटन फेंक दी, ठीक है, आप पट्टी बांध रहे हो, आपने पट्टी उठा के फेंक दी, ठीक है, या बहुत सारे मेडिसिन के रैपर्स होते हैं, सैशे होते हैं जो आप फेंक देते हो। मतलब दिन में आपने जाने कितना वेस्ट, चाहे आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज से हो या अदर एक्टिविटीज से जो आपको ही बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। भाई हॉस्पिटल इज बेनिफिशियल फॉर यू, मेडिकल स्टोर्स आर बेनिफिशियल फॉर यू। आपने चिप्स का पैकेट खाया, यू आर एक्चुअली सेटिस्फाइंग योर हंगर बाय ईटिंग चिप्स, आपने उसको रैपर को बाहर फेंक दिया। मतलब आपकी दिन ब दिन एक्टिविटी से जाने कितना वेस्ट आप रोज क्रिएट कर रहे हो। अब आपने क्या है, वेस्ट को मैनेज फॉर्म में नहीं किया। अगर आप चीजें मैनेज फॉर्म में करो तो मैं क्यों इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाऊं। मतलब आपने क्या किया, वेस्ट को जैसे जैसे फेंक दिया साइड में। अब आपका क्या है, कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं आ रही है, यू आर नॉट यूजिंग डस्टबिन। भाई ऐसे तो क्या है, अगर आप प्रॉपर एरिया में डस्टबिन में डालोगे तो म्यूनिसिपैलिटी में भी अगर अक्कल होगी तो वो डस्टबिन का कचरा उठाएगी और कहीं दूर जाके उसको रिसाइकिल अपने हिसाब से, वो उनका काम है, ठीक है। आपका काम खत्म हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर ही खत्म हो जाती है जहां पर आपने अपना गार्बेज डस्टबिन में डाल दिया। आप उसको क्लोज कर दो। जो भी आप रॉटन वेजिटेबल, फ्रूट जिसमें फाउल स्मेल है, गंदी बदबू आ रही है, एटलीस्ट वो आएगी तो नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, आपने यूं ही फेंक दिया। आप देखना आपके शहरों में घरों के कोनों में, सड़कों पर, सड़क कम नजर आएगी पर कचरा ज्यादा नजर आएगा। वो प्लास्टिक है, ठीक है, रॉटन मैटर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का वेस्ट, उसमें कितना इन्फेक्शन होगा, वो दिन ब दिन बाहर आ रहा है, ठीक है, वो दिन ब दिन बाहर आ रहा है। अब इनमें क्या है, बहुत सारी जैसे ऐसी चीजें होंगी जो डिग्रेड ही नहीं हो पाएगी। डिग्रेड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट, या तो क्या खुद गल जाए, वेस्ट मैटर जो रखा रहता है वो खुद गल जाए, खुद गल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सॉइल में जाके खत्म हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जो वेस्ट मैटर आप यूज कर रहे हो या वेस्ट मैटर निकाल रहे हो, वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। इसी के बेसिस पर आप दो तरीके के वेस्ट पढ़ोगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि वेस्ट मैटर है, ठीक है, वेस्ट मैटर क्या होता है, जैसे उस पे ऑर्गेनिजम्स है, डिकम्पोजर्स है, उसको क्या कर दिया उसने, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया और वो सॉइल में जाके बैठ गए। सॉइल में जाके बैठने से क्या होता है, आपको भी हार्म नहीं पहुंचाया, ठीक है, उस एरिया को कवर अप नहीं किया वेस्ट के कारण, और सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ा दी। मतलब आप क्या कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज भी करवा सकते हो छोटे छोटे में, और उसको वापस से रिसाइकिल करके भी यूज कर सकते हो। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल इसके अपोजिट है, डेंजरस है हमारे लिए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो रहा, ठीक है, सॉइल में पड़ा हुआ है, आपने देखना प्लास्टिक पड़ा रहेगा सॉइल में तो पड़ा ही रहेगा। आप कभी आओगे कि बड़ी सी पॉलिथीन है ना, डिग्रेड होकर छोटी बदल गई तो गायब ही हो गई, ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनिजम्स में इतनी पावर नहीं है, शायद उनके पास ऐसी कोई एंजाइम्स ही नहीं है बॉडी में कि वो उस बड़ी नॉन बायोडिग्रेडेबल को छोटे में कन्वर्ट कर दे। और देखो छोटी चीज तो क्या कर सकते हो, हटा सकती हो, ठीक है, छोटी चीज को आप कहीं भर के भी फेंक सकती हो, लेकिन बड़ी चीज उतनी ही ज्यादा सरफेस घेरेगा और ज्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, उन्हें ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, और आगे चल के आप उन्हें रिसाइकिल करके भी यूज कर सकते हो। तो एक तो क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग से वो चीज की शॉर्टेज नहीं पड़ रही है, आप बार बार उसे अपने यूज के लिए यूज करो ना, मैनकाइंड के लिए यूज करो, और वो आपके लिए डेंजरस भी नहीं है, एनवायरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। लेकिन उसका सारा अपोजिट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ना डिकम्पोज कर पा रहे हो, ना उसे कहीं रिसाइकिल करवा पा रहे हो, ना वो वापस से आपके लिए यूज हो रहा है, मतलब सारे में लॉस में ही हो। तो बचने के लिए क्या करो, यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एज लेस एज यू कैन। जितना कम यूज करोगे उतना आप ही के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। रिप्लेस करो नॉन बायोडिग्रेडेबल को बायोडिग्रेडेबल से। तो आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट में जो क्रिएट आपने कर रखा है उसको कम तो कर सकते हो ना। एकदम से बुरी चीज खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उसको धीरे धीरे अपनी अच्छी एक्टिविटी से उन्हें सुधार कर, उन्हें मैनेज करके आप क्या कर सकते हो, उन्हें कम कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बात खत्म हो गई। उसके बाद आता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, वही बात आ जाएगी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। आप बेतहाशा बस खुद की पैसे कमाने के लिए, फूड के लिए पेस्टिसाइड भरते जा रहे हो। डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन दिन ब दिन फूड चेन में बढ़ाते जा रहे हो। अगर किसी डीडीटी के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपके कुछ बीच के ट्रॉफिक लेवल्स मर गए तो आपकी फूड चेन बिगड़ जाएगी, और फूड चेन बिगड़ने से आप ही को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर के आसपास
देखो अर्थ का ब्लैंकेट कौन बनाता है? एयर, एटमॉस्फेयर। उसके आसपास भी एक ब्लैंकेट होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर लेवल पर एक ओजोन की लेयर बनी हुई है, एक ओजोन की लेयर बनी हुई है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूलर O2, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, मतलब 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, दे कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2। पर ओजोन क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स, O3 है। मैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में बताऊंगी प्रॉपरली जब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ओजोन कैसे बनती है और उसका क्यों डिप्लीशन हो रहा है, और उसके डिप्लीशन में क्यों हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। आप जो देखो, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपके लोकेलिटी में समझ लो 6 बच्चे एक ही स्कूल जाते हैं, ठीक है। 6 बच्चे एक ही स्कूल जाते हैं, तो हर बच्चा अपने अपने व्हीकल से स्कूल जा रहा है, ठीक है। स्कूल का डिस्टेंस घर से बहुत ज्यादा है, सबको एक ही डिस्टेंस कवर करना है। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पेट्रोल आपके गैस के फॉर्म में निकलेगा तो एयर पॉल्यूट कर रहे हो आप, ठीक है। उसमें से आवाज भी मान लो आपने रिपेयर नहीं करा है तो नॉइस पॉल्यूशन भी हो रहा है। ऐसे करके आप 6 बच्चे सेम डिस्टेंस को कवर अप करके सेम ही स्कूल जा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? अनवांटेड यूज ऑफ पेट्रोल कर रहे हो। रोज का 100 रुपए का पेट्रोल भरवाओगे, रोज वो बर्न होगा, तो आप क्या कर रहे हो? पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब आप इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो कि आप एक बस हायर कर लो, ठीक है। उससे आपका क्या है? मनी का लॉस भी नहीं होगा। आप मिलकर एक बस वाले को बोल दो कि भाई हमें स्कूल जाना है और एक ही डिस्टेंस पर है स्कूल, तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको एक ही पाथवे चुनना पड़ेगा। मान लो कि अलग अलग जगह से बच्चे इकट्ठे कर रहे हो, तब भी उसको भी लॉस है पेट्रोल का, कि उसको भी मनी देनी पड़ेगी। भाई पेट्रोल तो मनी से ही मिलेगा, फ्री में तो कोई बांटेगा नहीं आपको। तो एक ही डिस्टेंस पे अगर सारे बच्चे जाएंगे तो एक तो क्या होगा? आपकी खुद की एनर्जी का भी लॉस होगा कि भाई रोज आपको व्हीकल लेके जाने का भी, मान लो आपका व्हीकल खराब हो गया है, ठीक है। ऐसे तो बस भी खराब हो सकती है, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी फिर जो लेके जा रहे हैं उस पर होती है, ठीक है। तो आपकी भी एनर्जी कम लॉस हो रही है, आपका पेट्रोल का कंजप्शन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल मतलब एक तरीके का रिसोर्स है। आपको पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर दी एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल। एक बार पेट्रोल इस एरिया में निकाल रहे हो, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वो आपको कभी उस एरिया में वापस नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एबल टू रिन्यू इट, रिसाइकिल इट। तो कुछ कुछ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप बेकार में आपने मतलब बहुत ज्यादा ट्यूबलाइट्स लगा रहे, बल्ब लगा रखे हैं, बल्ब आपकी क्या एनर्जी कंजप्शन ज्यादा लेते हैं, तो आप उनकी जगह क्या करो? छोटे छोटे बल्ब, CFL बल्ब्स आते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्यूबलाइट्स का यूज कर लो। मतलब कैसे भी करके आपके जो रिसोर्सेस है जो शायद रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। देखो एग्जॉस्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा रिसाइकिल होते हैं तो उन्हें हम कितना भी यूज करें, उनकी रिसाइकिल करने की एक लिमिट होती है। अगर उसको भी आप क्रॉस कर जाओगे तो एग्जॉस्टेबल विल डेफिनेटली कन्वर्ट टू द इनएग्जॉस्टेबल इन दी सॉरी द एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल विल कन्वर्ट इनटू नॉन रिन्यूएबल वेरी सून इन द फ्यूचर। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको एटलीस्ट आप रिसाइकिल करके ले तो सकते थे, इतना ज्यादा अनवांटेड यूज कर दिया, उसका लॉस्ट कर दिया आपने, अनवांटेड वेस्ट मैटर की तरह उसको बाहर निकाल दिया कि जो रिसाइकिल कर रहे थे वो बचे ही नहीं है, तो किस में कन्वर्ट हो गए? नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। तो फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चिमनीज हैं, ठीक है, उसमें से दिन ब दिन आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, मैटर बना रहे हो, सब्सटेंसेस बना रहे हो, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको पैसा मिल रहा है, यू आर बिकम वेरी रिच। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिचिंग यू आर क्रिएटिंग हैवॉक टू योर एनवायरमेंट। आप क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट में दिन ब दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या कर रहे हो? दिन ब दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। उन देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि आपने कोई स्टोन फैक्ट्री बनाई, स्टोन फैक्ट्री की इंडस्ट्री, आप स्टोन को दिन ब दिन काट रहे हो, स्टोन्स को जो बड़े बड़े हैवी स्टोन्स आते हैं जो आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, उनको रिसाइकिल करके आप वेरी फाइन कोटा स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट ये सब बनाते हो, उसके बाद बेचते हो, घरों में लोग यूज करते हो और आप लाखों कमाते हो, ठीक है। पर उससे क्या होता है? स्टोन फैक्ट्री जैसे स्टोन कट रहा है तो स्टोन कटने से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो आपके एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। मान लो वो सॉइल में जाके बैठ गए, वाटर में चले गए तो उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो मास्क यूज नहीं करते हैं, वो दिन ब दिन डस्ट पार्टिकल्स उनके मतलब बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसके कारण उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर प्रॉब्लम हो रही है, उनको अस्थमा हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी उनको। तो अगर आप इसे मैनेज वे में करो कि नहीं भाई अगर स्टोन की गंदगी हो रही है तो डेली आपको उसको साफ करना है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई गार्बेज बनाओ, कोई पर्टिकुलर एक आउटलेट बनाओ कि इसी आउटलेट के जरिए स्टोन का जो डस्ट है वो निकल जाएगा, फिर हम इसे इकट्ठा करके इसको वापस से रिसाइकिल कर लेंगे। तो अगर आप इतना मैनेज फॉर्म में करोगे तो इनकी वजह से आपके इन्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो पहला डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक बना के पढ़ेंगे। अनवांटेड लॉस ऑफ एनर्जी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आप इनको इतना नोट करिए, फिर अपन एक एक को समझ तो लिया, ये सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स नोट डाउन किया। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब पढ़ तो लिया, वैसे क्या इजी चैप्टर है, आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इसकी थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बारे में क्या है, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या था इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में? पहला पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखो मैंने बता दिया है कितने तरीके के वेस्ट हो सकते हैं, आप दिन ब दिन निकालते हो। हाउस होल्ड वेस्ट, किचन वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, आपने कोई हल जोता, कुछ साइड में से गंदगी निकल गई, आपने उसको फेंक दिया। तो वेरियस काइंड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यू आर क्रिएटिंग एवरी डे। ठीक है, हम कह सकते हैं एवरी डे डिस्पोजिंग, मतलब क्रिएट करना, फेंकना। वी आर डिस्पोजिंग various kinds of waste, various kinds of waste by our day to day activities। ठीक है, इसकी कैटेगरी में क्या कहाँ आएंगे देखो, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट हो गए। ठीक है, एक साथ एग्जाम्पल लिखा दूंगी। किचन वेस्ट हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। ओवरऑल एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, हाउस होल्ड से लेकर। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं पॉलीथीन्स, ओवरऑल वेस्ट बता रही हूं, फिर इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ेंगे। पेपर हो गया, काउ डंग। ठीक है, rotten vegetables and fruits, इनके छिलके, प्लांट किए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके, जैसे संतरे का छिलका लिया फेंक दिया। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई रिफिल फेंक दी आपने, आप ये जो पेन, रिफिल ऑफ पेन्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर रहे हो, जब वो आपके काम नहीं आता तो आप उसे वेस्ट समझ के फेंक देते हो। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पर अपन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू काइंड्स ऑफ वेस्ट। यहीं से स्टार्ट करते हैं। There are two kinds of waste. There are two kinds of waste. ठीक है,
देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेस्ट। एक तो होगा आपका कौन सा, एक होगा वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इसे क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, बड़े को छोटे में तोड़ देंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्हें डिग्रेड करने की पावर नहीं है। कह सकती हूँ स्टूडेंट्स में ये सब, ठीक है। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स able to decompose them, able to decompose them, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू डिकम्पोज देम। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो खुद को ही अलाउ कर देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आओ और मुझे डिकम्पोज कर दो, और ये अलाउ ही नहीं करेंगे। जो अलाउ ही नहीं करेंगे तो सामने वाला जब आपकी परमिशन ही नहीं होगी तो क्या कुछ करेगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, आपके वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोज का मतलब to convert them into smaller size or particles, ठीक है, which can be again recycled, ठीक है। तो इस डिकम्पोज के बेसिस पर एक और फर्क निकल गया कि इन्हें आप रिसाइकिल कर सकते हो, डिकम्पोज करने के बाद इन्हें आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगी, फिर से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टार्ट करके थोड़ा सा लिखकर और आगे बता दूंगी, ठीक है। फिर अपने क्या है, बाकी के पॉइंट्स बचेंगे, उन्हें खत्म करने के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर का टॉपिक बचेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।